त्रिपुरा में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने एक बार फिर जीत का बिगुल फूंका है। राज्य में 3 चरण में हुए पंचायत चुनाव में भाजपा ने 70% सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की है। चुनाव अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत में कुल 6,889 सीटें हैं, जिनमें ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें शामिल हैं, जिसमें से बीजेपी ने 4,805 सीटें निर्विरोध जीतकर कब्जा बना लिया है। ग्राम पंचायतों में बीजेपी ने कुल 6,370 सीटों में से 4,550 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की, यानी 71% सीटों पर कोई मतदान भी नहीं होगा। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा के लिए यह खुशखबरी उस दिन आई जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। राज्य चुनाव आयोग SEC के सचिव असित कुमार दास ने कहा कि जिन 1,819 ग्राम पंचायत सीटों पर मतदान होगा, उनमें भाजपा ने 1,809 सीटों पर, CPIM ने 1,222 सीटों पर और कांग्रेस ने 731 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सहयोगी टीपरा मोथा ने 138 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी त्रिपुरा जिले की महेशखला पंचायत की एक सीट पर चुनाव नहीं होगा, जहां भाजपा उम्मीदवार की मृत्यु हो गई। दास ने कहा, पंचायत समितियों में भाजपा ने कुल 423 सीटों में से 235 या 55% पर निर्विरोध जीत हासिल की। अब 128 सीटों के लिए मतदान होगा। उन्होंने कहा, भाजपा ने सभी 128 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि CPIM और कांग्रेस ने क्रमशः 148 और 98 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। टीपरा मोथा ने 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। दास ने कहा कि भाजपा ने 116 जिला परिषद सीटों में से 20 पर निर्विरोध जीत हासिल की, जो लगभग 17% है। भाजपा ने सभी 96 जिला परिषद सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जहां मतदान होगा, जबकि CPIM और कांग्रेस के उम्मीदवार क्रमशः 81 और 76 सीटों पर मैदान में हैं। उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 22 जुलाई थी, जबकि मतदान 8 अगस्त को होना है। वोटों की गिनती 12 अगस्त को होगी। पिछले चुनाव में भाजपा ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में 96% सीटें निर्विरोध जीती थी। बीजेपी ने सभी 96 जिला परिषद सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जहां मतदान होगा, जबकि माकपा के 81 और कांग्रेस के 76 उम्मीदवार सीटों पर मैदान में उतरे हैं, जिसमें नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जुलाई थी, जबकि मतदान आगामी 8 अगस्त को होगा। साथ ही वोटों की गिनती 12 अगस्त को होगी। हालांकि पिछले चुनावों में बीजेपी ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में 96% सीटें निर्विरोध जीती थी। त्रिपुरा की चुनावी राजनीति में आदिवासी और अनुसूचित जाति समुदाय के मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुल 60 विधानसभा सीटों में से 30 सीटें त्रिपुरा पश्चिम और त्रिपुरा पूर्व लोकसभा सीट में आती है। इनमें से 20 सीटें आदिवासियों के लिए और 10 सीटें अनुसूचित जाति समुदाय के लिए आरक्षित है। त्रिपुरा पश्चिम लोकसभा सीट में आने वाले 30 विधानसभा क्षेत्रों में से 7 आदिवासियों के लिए और 5 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी एक टीवी डिबेट में अपनी बात रख रही है, लेकिन डिबेट के दौरान जिस तरह से वो बात कर रही है, उससे लोग हैरत में हैं। न्यूज चैनल पर चर्चा के दौरान प्रियंका चतुर्वेदी की जुबान लड़खड़ा रही है। इस पर लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या प्रियंका चतुर्वेदी की तबीयत खराब है या फिर 1-2 पेग लगाकर चर्चा में आ गई है। लोग इस वायरल वीडियो को देखकर कई तरह के सवाल कर रहे हैं। आप भी देखिए लोग क्या कह रहे हैं। अलग है, संविधान हमें ये जवाबदारी देता है, जो खुद अरुण जेटली जी ने कहा है, जो खुद सुषमा स्वराज जी ने कहा है, कि संविधान की जिम्मेदारी बोलती है कि जब हम विपक्ष में होते हैं, हम उसके बारे में हम चर्चा करें, जो हमारे मुद्दे हैं हम उसके बारे में बात करें। तो इसको लेकर अगर कोई हमसे बातचीत करने को तैयार है और कहता है कि हम आपके मुद्दों को चर्चा करने को तैयार हैं, क्या वो महंगाई पे चर्चा करने को तैयार है?
शहजाद पूनावाला ने लिखा, किसी ने मुझे अभी अभी बताया कि उन्होंने टीवी डिबेट में किसी को नशे में देखा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, टीवी डिबेट में कोई भी शराब पीकर नहीं आता। उन्होंने कहा पीसी, काफी अस्पष्ट है कि वह व्यक्ति नशे में था। ओहो। सरदार लकी सिंह ने लिखा, बताओ कितने पेग मारी है। अजय शेरावत ने लिखा, प्रियंका चतुर्वेदी की जुबान ऐसे क्यों लड़खड़ा रही है। रवि भदौरिया ने एक्स पर लिखा, यह प्रियंका चतुर्वेदी की तबीयत ठीक है, जबान लड़खड़ा क्यों रही है। आपको क्या लगता है? मेरे विचार से तो तबीयत खराब है। दीपक शर्मा नाम के यूजर ने लिखा, यह प्रियंका जी आज लड़खड़ाती आवाज में क्यों बात कर रही है, कहीं आज ज्यादा तो नहीं ली। आप लोग जरा चेक करके कंफर्म कीजिए। बाला ने इंग्लिश में लिखा, व्हाट हैपन टू, साथ ही प्रियंका के अकाउंट को टैग किया, व्हाट डू यू थिंक। वहीं शिवम त्यागी मोदी का परिवार ने लिखा, प्रियंका चतुर्वेदी जी शायद तबीयत खराब है, उनको इस अवस्था में टीवी पर नहीं आना चाहिए, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूं। आपको क्या लगता है, ऐसा प्रियंका जी ने क्या लिया है जिससे उनकी आवाज बहक रही है। वहीं आपको बता दें कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का 2024 का बजट पेश किया है। इस बजट में महाराष्ट्र के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की बजट पर पहली प्रतिक्रिया आई है। एक्स पर सांसद चतुर्वेदी ने कहा, बजट को प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कहा जाना चाहिए। महाराष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं था, जैसा कि सरकार के लिए आदर्श बन गया है। राज्य केंद्र को पैसे दिलाने के लिए नकदी गाय बना रहेगा, लेकिन राज्य के विकास के लिए कभी पैसा नहीं देगा। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। बड़ी आशा से एक मुद्दा राहुल गांधी के हाथ लगा था और सोचा था कि यह काम करेगा जिससे मोदी सरकार को घेरा जा सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके अरमान पर पानी फेर दिया है। नीट परीक्षा को खारिज कराने के बहुत प्रयास किए गए कि मोदी सरकार पर दबाव बनाया जा सके। परीक्षा में गड़बड़ी सरकार करा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि नीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी। इस बात का प्रमाण नहीं मिलता है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी। जब किसी की तकदीर ही खोटी हो तो कोई क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट यूजी पेपर लीक मामले में दोबारा परीक्षा से इनकार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने देश की परीक्षा प्रणाली में अविश्वास को बढ़ावा देने के लिए राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की। बीजेपी नेता ने पूछा कि क्या विपक्ष के नेता अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगेंगे। पूर्व कानून मंत्री प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी चिल्ला रहे थे कि धोखाधड़ी और बहुत कुछ है। क्या आप हमारे देश की परीक्षा प्रणाली को बदनाम करना चाहते हैं? कांग्रेस के शासनकाल में कई बार पेपर लीक हुए। उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? राहुल गांधी अपने ही देश का अपमान क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 22, 23 और 24 के नतीजों की जांच की। सुप्रीम कोर्ट को पूरी परीक्षा रद्द करने का आदेश देने के लिए कोई भौतिक अनियमितता नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा फिर से आयोजित करने की कोई जरूरत नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी पेपर लीक मामले पर बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। किरेन रिजिजू का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पेपर लीक में जो भी शामिल है उसे सजा मिलेगी। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संसद से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने जो भी कहा वो बहुत गलत था। जो छात्र या जो भी लोग पेपर लीक में शामिल है या किसी ने पेपर लीक करने की कोशिश की है या कहीं भी कोई दोषी या लिंक पाया गया, उस पर अलग से कार्रवाई होगी। बता दें कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद के दौरान कहा था कि देश के लाखों छात्रों से जुड़े मुद्दे पर कुछ नहीं हो रहा है। यह चिंता करने का विषय है। भारत की परीक्षा प्रणाली बकवास है। विपक्ष के नेता के इस बयान की केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी निंदा की। वहीं नीट यूजी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बच्चों व अभिभावकों को गुमराह करने और देश की पूरी परीक्षा प्रणाली को उन्होंने जिस तरह से निंदित किया है उसके लिए उन्हें बच्चों, अभिभावकों के साथ पूरे शिक्षण समाज से माफी मांगनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को नीट यूजी पर
पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पत्रकारों से चर्चा में कहा कि चुनाव के समय से ही राहुल गांधी अराजकता व समाज में अशांति फैलाने के षड्यंत्रों में लगे हैं। यह उनकी राजनीति का एक हिस्सा भी रहा है। चुनावों में हार के बाद भी वे ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस पर जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब संजय राउत ने कई सौ करोड़ की प्रॉपर्टी अपने महिला मित्र स्वप्ना पाटेकर के नाम खरीदी। संजय राउत का यह सोचना था कि बाद में वे प्रॉपर्टी अपने बच्चों और अपने नाम करवा लेंगे। फिर महाराष्ट्र की सरकार चली गई। अब स्वप्ना पाटेकर ने वह सब प्रॉपर्टी संजय राउत के नाम करने से मना कर दिया। संजय राउत और स्वप्ना पाटेकर के कई ऑडियो क्लिप बाजार में घूम रहे थे, जिसमें संजय राउत उसको कभी रिक्वेस्ट कर रहा है, कभी धमकी दे रहा है और सपना कह रही है प्रॉपर्टी मेरे नाम है। अब उस प्रॉपर्टी की मालिक या तो मैं हूं या सरकार। अब प्रॉपर्टी तेरे पास नहीं जाएगी। वहीं शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत को मानहानि के मामले में कोर्ट की कार्रवाई को लेकर 2000 रुपए का जुर्माना भरना था, लेकिन वो भर नहीं पाए, जिसके बाद उन्होंने 2 दिन का और समय कोर्ट से मांगा है। उनकी तरफ से कहा गया कि कोर्ट के अधिकारियों ने केस एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसलिए वो जुर्माने की राशि जमा नहीं कर पाए। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक ये फाइन उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में लगाया गया है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने कहा कि उन्हें 14 जून को आदेश मिला कि अदालत का केस काउंटर जहां पैसे जमा किए जाने थे अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अगले कुछ दिनों में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन प्रक्रिया पूरी करने की औपचारिकताएं पूरी नहीं की जा सकी और 10 दिन की अवधि बीत जाने के बाद केस काउंटर पर मौजूद अधिकारियों ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। हालांकि सेवालय की ओर से पेश अधिवक्ता चित्रा सालुंखे ने 2 दिन का समय मांगने वाले इस नए आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि उनके उदासीन रवैये के कारण ही नकद जमा प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। सालुंखे ने यह भी आरोप लगाया कि यह ठाकरे और राउत की ओर से केवल देरी की रणनीति है। अब इस मामले में स्पेशल कोर्ट 31 जुलाई को दलीलें सुनना जारी रखेगा। बता दें कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख प्रकाशित करने के लिए ठाकरे और राउत के खिलाफ उनके एक पूर्वी सहयोगी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल सेवाले ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था। मामले के मुताबिक संजय राउत ने कहा था कि शिंदे गुट को शिवसेना पार्टी का नाम और धनुष बाण का चुनाव निशान देने के लिए 2000 करोड़ रुपए का सौदा किया गया। संजय राउत ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा था कि नाम और निशान शिंदे गुट को देना यह न्याय नहीं था, यह एक डील थी। संजय राउत ने अपने बड़बोलेपन के चलते यह आरोप तो लगा दिया, अब कोर्ट में इसका प्रमाण भी देना पड़ेगा। सेवाले द्वारा दायर मानहानि की शिकायत की कार्यवाही मंझगांव मजिस्ट्रेट अदालत में चल रही है। कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट अदालत ने दोनों को मामले से बरी करने से इनकार कर दिया था और यह आदेश 26 अक्टूबर 2023 को पारित किया गया था। नियमों के अनुसार दोनों को मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को तुरंत चुनौती देनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं किया। पुनरीक्षण दायर करने के लिए नियमों के तहत निर्धारित बाहरी समय सीमा से 84 दिनों की देरी हुई। इस प्रकार देरी को माफ करते हुए सत्र न्यायालय ने 13 जून को उन पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया था। यह पैसा अगले 2 दिनों के भीतर जमा किया जाना है। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। कर्नाटक के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। संसद भवन में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पे सवाल उठा रहे हैं। किसान आंदोलन भी होगा। हरियाणा के किसान अगस्त से किसान आंदोलन करेंगे। जाहिर सी बात है कर्नाटक नहीं होगा। राहुल के घर का पता नहीं जानते क्या ये किसान? किसानों से मिलने में भी राजनीति क्यों कर रहा राहुल गांधी? पहले तो बढ़ई से मिलने दुकान पर, मैकेनिक से मिलने दुकान पर, लेकिन किसानों से मिलने के लिए संसद ही क्यों चुनी? लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कई किसान नेताओं को मिलने के लिए संसद में बुला लिया। बुधवार को संसद भवन पहुंचे इन किसान नेताओं को एंट्री नहीं मिली तो राहुल गांधी भड़क गए। उन्होंने कहा कि हमने इन लोगों को मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन ये लोग संसद में उन्हें आने नहीं दे रहे हैं। ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि वे किसान हैं और उन्हें सरकार अंदर नहीं देखना चाहती। वहीं राहुल गांधी के ऐतराज के बाद उन्हें एंट्री मिल गई।
अब किसान नेताओं से राहुल गांधी संसद भवन के अपने उस दफ्तर में मिल सकेंगे जो उन्हें नेता विपक्ष के तौर पर मिला है। किसान नेताओं को एंट्री न मिलने के आरोपों पर मीडिया ने पूछा तो राहुल गांधी ने कहा कि यह बात तो आपको नरेंद्र मोदी ही बता पाएंगे। राहुल गांधी ने अपने ही अंदाज में कहा कि इन लोगों को शायद इसलिए अंदर नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि यह किसान हैं। वहीं अखिलेश यादव ने बजट में किसानों का ध्यान न रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम तो किसानों के लिए बजट मांग रहे थे, लेकिन यह उन लोगों के लिए पैकेज ला रहे हैं जो सरकार चला रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर को अभी बंद ही रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसान जेसीबी लेकर प्रदर्शन करने नहीं आ सकते। कोर्ट ने कहा कि वह अब एक कमेटी बनाएगा जो किसानों और सरकार दोनों का पक्ष सुनेगी। बुधवार 24 जुलाई 2024 को शंभू बॉर्डर से बैरिकेड को लेकर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कुछ प्रबुद्ध जनों की एक कमेटी बनाएगा जो इस मसले का हल निकालेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा इस कमेटी के लिए नाम सुझा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तब तक शंभू बॉर्डर को बंद रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बाद ही पंजाब और हरियाणा आपस में बातचीत करके बैरिकेड हटाने का काम करेंगे और चरणबद्ध तरीके से उन्हें हटाएंगे। तब तक दोनों राज्य यथास्थिति बनाए रखे। सुप्रीम कोर्ट में किसान और बैरिकेड के मामले की सुनवाई के दौरान प्रदर्शन के तरीकों पर टिप्पणी की गई। सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि किसान प्रदर्शन के नाम पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लेकर आना चाहते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान ऐसे प्रदर्शन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसानों के बीच विश्वास की कमी की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान पंजाब का भी पक्ष सुना, जिसने कहा कि शंभू बॉर्डर बंद होने के कारण उसे आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।